नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और झारखंड टीजीटी, पीजीटी के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेशन करते हैं। और वही जो दोस्तों हमारी दूसरी क्लास होती है, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी दोस्तों पढ़ना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। अगर जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सी कठिनाई होती है। तो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आपका सारा टर्म क्लियर हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। नोट्स की समस्या होती है कि या तो नोट्स इकोनॉमिक्स का मिलता नहीं है, या मिल भी जाता है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि समझ में नहीं आता है पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो सिंपल सटीक भाषा में सारे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर पाए कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है और आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। जब आपका एग्जाम करीब आएगा तो करंट के भी जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों, सारे करंट भी आपके कवर करा दिए जाएंगे। और वैलिडिटी आपको जो आपकी होने वाली है, ये लाइफ टाइम की होने वाली है। अर्थात अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है दोस्तों। मतलब कंप्लीट पैकेज मेरे द्वारा दोस्तों आपको दिया जा रहा है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज दीजिए, वहां पे नोट्स पढ़िए, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आपका कवर हो जाने वाला है। कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों, झारखंड टीजीटी, पीजीटी का भी नया बैच प्रारंभ हो गया है। आज आज जो क्लास आपकी करवाई गई थी, उसमें हम लोगों ने सिलेबस को देखा था, और ये क्लास एप्लीकेशन पे होता है प्रत्येक दिन शाम को 11 बजे से, ठीक है, 11 बजे से 12 बजे। और जो यूपी पीजीटी और टीजीटी का बैच है, उसकी क्लास होती है दोस्तों 1 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वीडियो क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे। एडमिशन इसका भी ओपन है दोस्तों, कोई भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 2000 से लेकर के 2021 तक के सभी प्रश्न पत्रों की श्रृंखला की भी क्लास चल रही है। तो ये भी क्लास आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त 10 टेस्ट पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आप जाकर के अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर जो आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करनी है, तो यहाँ पे आपको नोट्स और अतिरिक्त टेस्ट सीरीज परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपली दोस्तों 2,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे 94 15 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से। इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना पड़ेगा। दो क्लासेस चल रही है, यूपी टीजीटी पीजीटी, और दूसरी क्लास जो है वो किसकी है दोस्तों, वो झारखंड टीजीटी पीजीटी की है। दोनों अलग अलग बैच है, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स का नोट्स भी अगर जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से प्रश्न, इजी से प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि द्विपक्षीय एकाधिकार में क्या होता है। चलिए भाई बताइए, द्विपक्षीय एकाधिकार से आशय क्या है। बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ठीक है। रीता जी, सुनीता जी, अनुपम जी, अफजल जी, दासमती जी, आई एम जी, विजेंद्र बख्शी जी, तस्नीम खान जी, फैज अहमद जी, मालती जी, बिल्कुल ठीक है, अंकिता जी, आई एम जी, ठीक है, चंद्र प्रकाश जी, अरुधति पांडे जी, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई, इजी सा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ये प्रश्न क्या होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, बच्चों वाला प्रश्न है। तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बी कैसे होगा, बी नहीं होगा, सी उत्तर हो जाएगा ना दोस्तों। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक क्रेता होगा और एक ही विक्रेता होगा। मतलब द्विपक्षीय एकाधिकार से आशय क्या है कि ऐसी बाजार की अवस्था जहां पर एक खरीदने वाला हो और एक ही क्या हो दोस्तों, बेचने वाला हो। तो इसे ही क्या बोलेंगे, द्विपक्षीय एकाधिकार। तो याद रखिएगा, द्विपक्षीय एकाधिकार का मतलब क्या, ऐसी बाजार की अवस्था जहां पे खरीदने वाला एक हो, अर्थात क्रेता एक हो, और विक्रेता भी एक ही हो, ठीक है। मतलब एक खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है, एक खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है। इसे ही दोस्तों द्विपक्षीय एकाधिकार बोलेंगे।
ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर मान लेता है? दोस्तों इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्पादन को स्थिर मानने की बात हो रही है ना? चलिए थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी दोस्तों जरूर कर दिया करिए। और मैं बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर चल रहा है वो कल से आपकी 1 बजे से पीजीटी 1 बजे से आपका होगा, ठीक है। दो दो पेपर हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। जो पहली क्लास हुई थी वो एप्लीकेशन पे हुई थी, पहला एप्लीकेशन पे लाइव क्लास था। इस बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कंसंट्रेट कोलैप्स करने वाली थी, मतलब कंसंट्रेशन से बहुत, मतलब क्लास तो हुआ था बट मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिली। तो अब फिर से दोस्तों वो सारी क्लासेस आपकी होंगी, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी होगा। बहुत तेजी से हम लोग मूव नहीं करेंगे, आराम आराम से सेशन को देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए क्या उत्तर होगा भैया। ऑप्शन नंबर ए की तरफ सभी लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कुर्नो साहब का ये कहना था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर मानता है? तो ये कुर्नो मॉडल की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये उत्पादन स्थिरता की बात हो रही है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उत्पादन स्थिर, कई बार पूंजी पूंजी स्थिर दे देता है, कई बार कुछ और स्थिर दे देता है, लेकिन उत्पादन स्तर को आपको उत्पादन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर मान लेता है? तो ये कुर्नो साहब कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मूल्य विभेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? चलिए मूल्य विभेद क्या होता है दोस्तों? मूल्य विभेद यही तो होता है ना कि एक ही लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पे बेचना, यही तो मूल्य विभेद होता है। सिंपल भाषा में क्या, मान लीजिए कि 10 रुपए का मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, लखनऊ में वो क्या बेच रहा है, 12 रुपए में बेच रहा हूँ। बनारस में क्या कर रहा हूँ, 15 रुपए में बेच रहा हूँ, और राजस्थान में ले जाके 20 रुपए में बेच रहा हूँ। तो ये क्या है दोस्तों, मूल्य विभेद ही तो है ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। कि वस्तु को टिकाऊ वस्तु होनी चाहिए, नहीं भैया। जो एकाधिकारी होता है बेसिकली यहीं पे मूल्य विभेद देखने को मिलता है, अल्पाधिकार में भी देखने को मिलता है, लेकिन बेसिकली एकाधिकार में ज्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। प्योरिटी की अगर जो बात करें तो इसका क्या होता है कि हम कैसे भी करके अपने प्रोडक्ट को बेच दें और बाद में चाहे कुछ भी हो, चले चाहे ना चले, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आप लोग ट्रेन में सफर करते होंगे तो आप देखते होंगे कुछ खिलौने आते हैं, कुछ मोबाइल के चार्जर आते हैं, पावर बैंक आते हैं। वो आप उस टाइम तो खरीदेंगे तो सस्ते दाम पे मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप अपने घर पहुंचेंगे या 1-2 दिन बाद वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो टिकाऊ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कीमत कम है। बच्चों वाला प्रश्न है, आराम से करिएगा। चलिए शोभा जी गुड इवनिंग, अनिर्भान जी गुड इवनिंग। समय से ज्वाइन कर लिया करिए 7 बजे, ठीक है। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न क्या होते हैं, निकल जाते हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर, एक एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कीमत है। बच्चों वाला प्रश्न है, क्या उत्तर होगा भाई? सी होगा ना। यदि वो औसत परिवर्तनशील लागत से कम कीमत प्राप्त करेगा तो ऐसी स्थिति में उसे हानि होगी। और कोई भी फर्म हानि उठा करके उद्योग में कब तक बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी। वो क्या कहेगी कि भैया हमको क्या करना चाहिए, अब गिव अप कर देना चाहिए, हमको उद्योग से बाहर हो जाना चाहिए। देखिए बना तभी रह सकता है जब या तो ये औसत परिवर्तनशील लागत से बराबर प्राप्त हो, ठीक है, कीमत जो है इसके बराबर प्राप्त हो, या इससे अधिक प्राप्त हो, तब जाके वो उद्योग में बना रहेगा। अदरवाइज वो क्या होगा दोस्तों कि बाहर चला जाएगा अगर जो इससे भी कम मिलेगा। तो सी जितने लोग भी कर रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जब मांग की मूल्य लोच इकाई से कम होती है तो सीमांत आय कैसी होती है, बताइए। बिल्कुल ठीक है भाई, बताइए इस प्रश्न का उत्तर, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? 3 कंडीशन होता है। एक ईडी जब ग्रेटर देन 1 के होता है, एक ईडी जब लेस देन 1 के होता है, और एक ईडी जो होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। ये 3 कंडीशन होता है भैया। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ऋणात्मक होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब मांग की मूल्य लोच इकाई से कम होती है, देखिए इकाई से कम है तो सीमांत आय क्या होगा दोस्तों? ऋणात्मक होगा। अगर जो इकाई से अधिक है तब सीमांत आय कैसा होगा? धनात्मक होगा। यदि इकाई के बराबर है तब सीमांत आय कैसा होगा दोस्तों? इकाई होगा, अर्थात 1 के बराबर होगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है? कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है? ठीक है, तो अल्पाधिकार के अंतर्गत दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि कई सारे फर्म आपस में मिलते हैं, कुछ समझौते करते हैं, हिडन टर्म एंड कंडीशन होता है। ठीक है, बताइए उस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में आना चाहिए भैया? आपको कार्टेल ध्यान में आना चाहिए ना। कार्टेल क्या होता है? दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, जब एक उद्योग के विभिन्न अल्पाधिकारी जो होते हैं वो मिल करके एक औपचारिक क्या करते हैं दोस्तों? एक तरीके से आप कह सकते हैं कि औपचारिक समझौता करते हैं, तो यही दोस्तों क्या कहलाता है? कार्टेल कहलाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे अनकहे समझौते होते हैं, हिडन टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनकहे समझौते किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण एक फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है, वो है। बच्चों वाला प्रश्न है, बताइए भाई। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास को देख रहे हैं, फिर आप लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने सारे लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फिर लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? लाइक शेयर किया करिए, क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है लाइक शेयर करने की, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही है। देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं ना। बहुत अच्छे अच्छे लोग गलत कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र प्रवेश हो जाएगा ना। थोड़े से ठंडे दिमाग से सुनिए, थोड़े से ठंडे दिमाग से पढ़िए। ठीक है, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण एक फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। देखिए दोस्तों, कोई एकाधिकारी है अगर जो वो उत्पादन कर रहा है, तो जब वो दीर्घकाल तक चलता रहेगा ना, तो लोग क्या करने लगेंगे? उसकी कॉपी करने लगेंगे। अन्य फर्में क्या होंगी? उसकी कॉपी करने लगेंगी। ठीक उसी तरीके की वस्तु वो उत्पादित करने लगेगी या स्थापन वस्तुओं का उत्पादन करने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान हो जाती है। बात को समझ में आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? तो एक कोई एकाधिकारी है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कार्य स्टार्ट किया, आप एकाधिकारी हैं, मैंने देखा कि यार आप तो अप्रत्याशित सफलता उसमें प्राप्त कर रहे हैं, आपको बहुत लाभ हो रहा है, तो मैंने भी क्या कर दिया? मैंने भी उसी तरीके की चीजों को बनाना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो जाएगी ना। तो फिर एकाधिकारी का क्या होगा दोस्तों? खात्मा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण एक फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है, वो होता है दोस्तों स्वतंत्र प्रवेश। जब स्वतंत्र प्रवेश होने लगेगा तो एकाधिकारी बचेगा ही नहीं, तब तो किसकी अवस्था आ जाएगी? पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था आ जाएगी। डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, परस्पर निर्भरता का क्या आशय है? चलिए, ठीक है, चलिए परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म, ठीक है, चलिए परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। परस्पर निर्भरता का क्या अर्थ है? ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ध्यान दीजिए, गलती हो रही है, गलती हो रही है, गलती इसलिए हो रही है कि कंसंट्रेट होके प्रश्न को नहीं देख रहे हैं, है ना? कंसंट्रेट होके प्रश्न को नहीं देख रहे हैं, इसलिए कई सारे लोग गलत कर रहे हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा? परस्पर निर्भरता दोस्तों अल्पाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलती है कि नहीं देखने को मिलती है? बिल्कुल देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत यही तो होता है ना कि अपनी मूल्य नीति निर्धारित करते समय अपनी प्रतिद्वंदियों की प्रतिक्रिया का ध्यान रखना, ठीक है? नहीं तो अगर जो प्रतिद्वंदियों की प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थिति में कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। हम अपनी कीमत को थोड़ा सा क्या किए, कम किए, 10 रुपए से 9 रुपए किए, हमारे प्रतिद्वंदी ने भी 9 रुपया किया, फिर हमने क्या कर दिया कि फिर 9 से 8 कर दिया, उसने 9 से 8 कर दिया। तो ऐसी स्थिति में एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे हमको और हमारे प्रतिद्वंदी दोनों को भी हानि की प्राप्ति होने लगेगी। तो फिर हम क्या करते हैं, पारस्परिक निर्भरता को स्वीकार कर लेते हैं कि चल भाई तुम भी इतने पे बेच, हम भी इतने पे बेचेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा कीमत को कम या ज्यादा नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी सी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तब तक थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है? क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, क्या करना, लाइक और शेयर कर देना, ठीक है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर होगा? दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म की अपेक्षा एकाधिकारी सदैव कम उत्पादन स्तर पर लाभ अधिकतम करता है। क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ठीक है तो कारण दिया गया है कि अल्पाधिकारी का मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है। चलिए बताइए भाई, तो क्या उत्तर होगा बताइए? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? गलती नहीं करना है ना? गलती नहीं करना है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ए बी में फंस गए लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देखिए, ध्यान से पढ़िए भाई कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो होता है ये हमेशा क्या करता है, ये सामान्य लाभ कमाता है, सामान्य लाभ कमाता है ये, ठीक है? ये बात यहाँ पर खत्म करिए। और एकाधिकारी सदैव कम उत्पादन स्तर पर लाभ अधिकतम करता है, बात तो भैया ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है कि एक एकाधिकारी जितनी मांग होती है ना उससे कम वस्तुओं की पूर्ति करता है, जिससे कीमत स्तर क्या होता है, ऊंचा हो जाता है। और जब कीमत स्तर ऊंचा हो जाएगा तो इसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति कम उत्पादन स्तर पे ही मिलने लगेगा। तो ये तो बात भैया बिल्कुल ठीक है, ठीक है? और प्रत्याशित लाभ ये एकाधिकारी कमाता है, और ये पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। और एकाधिकारी का मांग वक्र नीचे की ओर नीचे ढाल वाला होता है। तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है ना भाई कि एक अधिकारी का मांग वक्र नीचे की ओर नीचे ढाल वाला होता है, इसीलिए तो होता है ना दोस्तों कि ये कम समय में कम उत्पादन करके ज्यादा लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना दोस्तों। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये जो दूसरा लाइन दिया है ना उसी का ये क्या है दोस्तों, उसी की ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सत्यता की जांच करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए दोस्तों। थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए बताइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है भैया, कर दीजिए जल्दी से। एकाधिकारी प्रतियोगिता, एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती क्या करें? देखिए, एक्सप्लेनेशन तब समझ में आएगी जब थोड़ा सा ठहरिए, रुक जाइए, ठीक है? जल्दीबाजी ना करिए। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है ना, अभिकथन और कारण में अगर जो एक बार अपने आपने रास्ता अपना डाइवर्ट कर लिया ना तो आप उसी रास्ते पे चलते रह जाएंगे।
लेकिन एक बार अपने रास्ते को आप सुधार लेंगे तो फिर वो प्रश्न सही होने लगेंगे। भाई एकाधिकार की वही तो विशेषता होती है ना, जो पहली लाइन में वो बता रहा था। ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। एकाधिकार प्रतियोगिता दोस्तों इजी सी बात है। किसने दिया, किसने बात की भैया एकाधिकार प्रतियोगिता की? तो हमारे चेम्बरलिन साहब हैं। दे अधिकार की बात करें तो कुर्नो साहब को कैसे भूल सकते हैं आप? कुर्नो को नहीं भूला जा सकता है। ठीक है। अल्पाधिकार की बात करें दोस्तों तो अल्पाधिकार क्या होगा? स्वीजी साहब है ना, स्वीजी साहब अल्पाधिकार से संबंधित हैं। और सीमांत की बात करें दोस्तों तो ये क्या हो जाएंगे? जेवेंस साहब हो जाएंगे, WS जेवेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं दिया है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन होगा। बढ़िया प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं इस प्रश्न को। बताइए, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन होगा। ठीक है। तो दोस्तों जो कल आप लोग की एप्लीकेशन पे क्लास हुई, वो जितना परेशान आप लोगों को किया उतना ही परेशान मुझे भी किया। मैंने भले से 1 घंटे 30 मिनट की क्लास ली, लेकिन बहुत संतुष्टि नहीं मिली। इस वजह से अब सारी सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट कर दी गई है। अब आपकी क्लास प्रॉपर तरीके से चलेगी। अब आपको कोई वहाँ पे असुविधा नहीं होने वाला है। ठीक है। और इसी वजह से जो आपको उतनी सारी क्लास वहाँ पे ली गई थी फिर दोबारा करवाई जाएगी, क्योंकि मुझे उससे सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि सेशन बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। हाँ ठीक है। तो कल से फिर हम लोग नए सिरे से सारी चीज़ों को देखेंगे वहाँ पे। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो क्या उत्तर होगा भाई? डी होगा क्या? डी होगा क्या? बिल्कुल ठीक होगा भाई कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादक का जो संतुलन होगा वो ह्रासमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कितनी बार बताया है, अगर जो 2 शब्द में आप बता सकें या 5 शब्द में बता सकें कि ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्या कहता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार इस बात को बताया। चलिए अब ये मुझे बता दीजिए भाई कि अपूर्ण प्रतियोगिता को दो धारी तलवार किसने कहा था? अब दो धारी तलवार में दो प्रश्न बनता है। एक तो भैया सार्वजनिक व्यय के बारे में लोग कहते हैं। ठीक है, कौन कहता है सार्वजनिक व्यय? सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय क्या है? दो धारी अस्त्र है। ये किसने कहा था? कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है ना? टाइम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसकी टाइम वही होगी 1 बजे से 2 बजे तक। 5 दिन में हम लोग पूरे पेपर को देख लेंगे और उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट को वहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। जेके मेहता साहब सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय दो धारी अस्त्र है और अपूर्ण प्रतियोगिता भी दो धारी तलवार है। ये कहा था किसने? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। इससे क्या हो सकता है दोस्तों? कल्याण भी हो सकता है, कल्याण भी हो सकता है और कल्याण में हानि भी आ सकती है। और सार्वजनिक व्यय दुधारी तलवार है, ये बात मेहता साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अगर जो सरकार अच्छे तरीके से सार्वजनिक व्यय नहीं करेगा तो एक तरफ जो करदाताएं हैं उनको हानि होगी और दूसरे तरफ क्या होगा कि अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर जो ठीक से इसको खर्च किया जाए, सार्वजनिक व्यय को ठीक से किया जाए तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंच सकता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। चलिए, कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं है? कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं है भाई बताइए? कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं है? फिर बोलूं मैं कि कीमत विभेदीकरण मतलब क्या होता है कि एक ही उत्पादन लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में
अलग अलग मूल्यों पे बेचना ही क्या है, कीमत विभेदीकरण है। 10 रुपए का सामान बचाया बनाया, हम अपने शहर में 12 रुपए का बेचे, आपके शहर में 15 रुपए का बेचे, ठीक है, लेकिन वस्तु की लागत क्या है, एक ही है। तो क्या उत्तर होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा? बी होगा। सभी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में दोस्तों कीमत विभेदीकरण संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। सारे क्रेता को बाजार का ज्ञान होता है, सारे विक्रेता को बाजार का ज्ञान होता है कि कै रुपए में कौन सी वस्तु मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्यतः दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव अति सामान्य लाभ मिलता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सामान्यतः दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव अति सामान्य लाभ प्राप्त होता है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बता रहे हैं आप लोग? ठीक है, इजी सी बात है बच्चों वाली, गलत नहीं करना है ना? गलत नहीं करना है। देखिए गलत हो रहा है, अनीस जी गलत कर रहे हैं, विवेक जी, रश्मि जी, ठीक है, ये लोग ठीक कर रहे हैं। जो लोग भी बी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो लोग भी ए बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, फर्मों के प्रवेश पर क्या होता है दोस्तों? प्रतिबंध होता है। अगर जो कोई एकाधिकारी है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो उसकी नजदीकी स्थापन्न वस्तुओं या समरूप वस्तुओं का उत्पादन कोई अन्य फर्म नहीं करती है। अगर जो समरूप या नजदीकी स्थापन्न वस्तुओं का या हूबहू वस्तुओं का उत्पादन कोई और फर्म करने लगे, बहुत सारी फर्में आ जाए, तो ये तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति आ जाएगी ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर जो एक एकाधिकारी लंबे समय तक बना रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उद्योग में किसी नए फर्मों का प्रवेश नहीं हो रहा है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं भैया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि त्वरक माफ करता है। त्वरक किसका माफ करता है भाई, बताइए? त्वरक किसका माफ करता है? त्वरक किसका माफ करता है, चलिए बताइए। त्वरक किसका माफ करता है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। 2-3 प्रश्न है, कॉपी पेन हो तो नोट करिए। त्वरक की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी भाई, याद है? त्वरक की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? अफ्तेलियन ने दिया था। कब दिया था? 1913 में दिया था। त्वरक की सबसे पहली अवधारणा, पहले अवधारणा किसने दिया था? अफ्तेलियन के द्वारा दोस्तों, अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1973 में। लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है भैया? ये जाता है हमारे जीबी क्लार्क साहब को, ठीक है, किसको जाता है? क्लार्क को जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको इतनी समझ में आनी चाहिए। 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो त्वरक की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? 1913 में ऑस्ट्रेलियन के द्वारा दिया गया। और त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जेबी क्लार्क साहब को जाता है, ठीक है। ये क्या देते हैं भैया? डेल्टा आई अपान डेल्टा सी की बात करते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं कि उपभोग के निवेश पर प्रभाव को, ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या करता है दोस्तों? त्वरक जो है उपभोग के परिवर्तनों का निवेश पे प्रभाव को प्रदर्शित करता है। उपभोग के परिवर्तनों का निवेश पर प्रभाव कैसे पड़ता है, इसी का प्रदर्शन ये दोस्तों करता है डेल्टा आई अपन डेल्टा सी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि केन्स के निवेश गुणक का मान किस पे निर्भर करता है, बताइए।
ठीक है, तो त्वरक के संबंध में याद रखिएगा कि त्वरक की अवधारणा सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन साहब ने दिया था। कब दिया था? 1913 में दिया था। बाद में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जेबी क्लार्क को जाता है। कि क्या कहा था? डेल्टा ए अपन डेल्टा सी। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर में। बिल्कुल ठीक है, ये भी प्रश्न बच्चों वाला है, गलती नहीं होनी चाहिए। किन्स साहब ने विनियोग गुणक का प्रतिपादन किया था? ये प्रश्न बनता है। किन्स साहब ने किसकी बात की थी? विनियोग गुणक की बात की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। पूंजी की सीमांत उत्पादकता पे होगा भैया, या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पे होगा? सी होगा या डी होगा? ऐसी क्यों चाल चल रहे हैं कि एक तरफ सभी लोग चले गए तो हम भी उसी तरफ चले जाएंगे? ऐसा क्यों है? सी होगा कि डी होगा? सी नहीं होगा यार, पूंजी की सीमांत उत्पादकता कैसे हो सकती है? ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति की बात करते हैं ना। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि गुणक का मूल्य जो होगा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पे निर्भर करेगा। गुणक की जो प्रवृत्ति होगी ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? डी होगा ना। सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्यों गए सी की तरफ? नहीं जाना चाहिए था ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि केन्स के निवेश गुणक का मान उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या स्पष्ट किया? उन्होंने कहा कि विनियोग गुणक का जो मूल्य होता है ना दोस्तों, ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। विनियोग गुणक जो है वो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के साथ परिवर्तित होता रहता है। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। त्वरक का सबसे नजदीकी संबंध है ठीक है, चलिए, त्वरक का सबसे नजदीकी संबंध है, इसीलिए मैं बोलता हूं ऊपर से चार लोग सी, तो आप भी सी मत करिए। ये लोग एग्जाम में मिलने वाले नहीं है। ये लोग एग्जाम में मिलने वाले नहीं है कि चार लोगों ने सी किया हम भी सी कर लेंगे। एग्जाम में अकेले रह जाएंगे, वहां पे आप ही को करना होगा, है ना? बताइए क्या उत्तर होगा भाई? सी की तरफ अगेन बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो त्वरक सिद्धांत को सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन साहब ने दिया था। विकसित करने का श्रेय जेबी क्लार्क साहब को जाता है। ये बात अब आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, डेल्टा ए अपन डेल्टा सी की बात ये करते हैं ना। तो दोस्तों, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। सी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं भैया। तो त्वरक जो होता है उपभोग के परिवर्तनों का निवेश पे प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, डेल्टा आई अपन डेल्टा सी। तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? मांग में वृद्धि की दर। ठीक है, उपभोग से संबंधित संबंध क्या है? मांग में वृद्धि की दर ही तो होगी ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, कर गुणक सामान्यता क्या होता है? बताइए, कर गुणक के बारे में बताइए। कल क्लास नहीं हुई थी तो इस वजह से मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग गलत भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? एक दिन क्लास ना होने की वजह से गलती क्यों हो रही है? लाइक शेयर कर दिया करिए, सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, और कोई भैया? सी के तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। सी में ऐसा क्या है? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर सी की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी सी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि कर गुणक जो होता है ये सामान्यतः सरकारी व्यय गुणक से क्या होता है दोस्तों? कम होता है। क्योंकि सरकारी व्यय गुणक दोस्तों एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है और उसके संदर्भ में कर गुणक क्या होता है दोस्तों? छोटा ही होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, त्वरक के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। चलिए विचार करिए तथा नीचे लिखे गए कूट से सही कथनों का चयन करिए। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या जो लोग भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी पीजीटी की जो आपकी क्लास है वो 1 बजे से 2 बजे तक चलती है।
एप्लीकेशन पे। और दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी की जो क्लास है वो आपकी 11 बजे से 12 बजे तक चलेगी दोस्तों कल से, ठीक है। आज मैंने झारखंड टीजीटी पीजीटी के सिलेबस को पढ़ाया था एप्लीकेशन पे, तो आज पहली क्लास आपके वहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए और साथ ही साथ वहाँ पे पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, करंट जब एग्जाम करीब आएगा तो कवर करा दिया जाएगा, 10 साल का पेपर भी आपको दे दिया जाएगा। सब कुछ दोस्तों आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस वहाँ पे ईमानदारी से आप पढ़ते रहिए और यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपका कवर हो जाने वाला है। एडमिशन ओपन है दोस्तों, एडमिशन की फीस 2000 रुपये है। 2000 रुपया इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सी के तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सी में ऐसा क्या है भाई, चलिए थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। त्वरक की बात हो रही है, ठीक है। त्वरक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए तथा नीचे लिखे कूट से सही कथनों का चयन करिए। तो यह मांग की वृद्धि दर पर निर्भर करता है। नहीं भैया, ये मांग की वृद्धि दर की बात करता ही नहीं है दोस्तों त्वरक, ठीक है। निर्भर तो इस पे बिल्कुल नहीं करता। आगे बात करें कि अर्थव्यवस्था में अनुपयुक्त क्षमता न होने पर कार्यशील होता है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। पूंजी 6 बढ़ जाने पर इसका मान बढ़ जाता है, बात ये 100% ठीक है कि त्वरक का मान अगर जो पूंजी 6 बढ़ता है तो इसका भी मान बढ़ जाएगा। और यह मांग के स्तर पे निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक है, मांग की वृद्धि पे नहीं, मांग के स्तर पे निर्भर करता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि तीसरा और चौथा सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, रोजगार के आरंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है, यह संबंध प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया भाई, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा आराम से करिएगा इस प्रश्न को, गलतियां होती हैं, है ना, गलती होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आरिफ खान साहब जो हैं ये भी रोजगार के त्वरक सिद्धांत से जुड़े हैं, ठीक है। आरिफ खान किससे संबंधित है, रोजगार के त्वरक सिद्धांत से संबंधित है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा कि रोजगार में आरंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोजगार गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए त्वरक, गुणक, निवेश गुणक, ठीक है, ये रोजगार गुणक, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो थोड़ा सा बारीकी से चीजों को देखिएगा, बारीकी से चीजों को नहीं देखेंगे तो फिर गड़बड़ होगा काम। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भैया, ठीक है, रोजगार गुणक की बात हो रही है। कान खोल के अगर जो प्रश्न किए होंगे तो बच्चों वाला प्रश्न है। हमने ऑलरेडी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया कि रोजगार गुणक की अवधारणा आरिफ खान ने दिया था, 1921 में दिया था। यही तो बोला था ना कि कुछ और बोला था, यही बोला था भाई। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बोल रहे हैं आरिफ खान ने, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी क्लास का, तो आप तुरंत मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन दबा दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को भी जरूर डाउनलोड करके रखिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आय गुणक के लिए सही नहीं है, आय गुणक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है भाई, चलिए आय गुणक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आय गुणक की बात कर रहा है यहाँ पे,
तो आय गुणक के अंतर्गत दोस्तों ये कहा गया है कि इसका मान मान जो होता है वो सीमांत बचत प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। एब्सोल्युटली 100% राइट है। यह केवल स्वायत्त निवेश के लिए क्रियाशील होता है, प्रेरित निवेश के लिए नहीं, बात ये भी ठीक है। और यह आय का निवेश का संबंध भी स्थापित करता है, लेकिन अल्पकाल में इसका मान स्थिर रहता है। इसकी बात दोस्तों ये नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि सभी लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा कि त्वरक सिद्धांत से तात्पर्य है। त्वरक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है भैया बताइएगा, थोड़ा बताइए मुझे कि त्वरक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। लाइक शेयर आज आप लोगों ने बहुत कम किया है, न के बराबर किया है। देखिए इतने सारे लोग क्लास को देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भाई? क्लास आपके लिए ही तो हो रही है ना, क्लास आपके लिए हो रही है, तो निवेदन है कि थोड़ा लाइक और शेयर भी जरूर किया करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। त्वरक सिद्धांत से तात्पर्य है, त्वरक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है भैया? चलिए फिर वही बात, त्वरक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? ऑस्ट्रेलियन साहब ने दिया था। बाद में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जेबी क्लार्क को। जैसे त्वरक की बात आए आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए, है ना? कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न बने तभी आनी चाहिए, आपके दिमाग में वैसी आनी चाहिए कि त्वरक की बात तो ऑस्ट्रेलियन साहब ने 1931 में पहली बार किया था, उसके बाद जेबी क्लार्क साहब ने इसको विस्तृत कर दिया। तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि अगर उपभोग त्वरित होगा तो विनियोग भी क्या हो जाएगा? त्वरित हो जाएगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अभी पिछले जो प्रश्न आ रहे थे उसमें इस बात को हम लोगों ने देखा था। तो त्वरक सिद्धांत से तात्पर्य है अगर उपभोग त्वरित होता है तो विनियोग भी क्या हो जाएगा दोस्तों? त्वरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम फिंडले सिराज के सार्वजनिक व्यय के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए भैया, फिंडले सिराज साहब ने सार्वजनिक व्यय के 4 नियम दिए थे, ठीक है, उसमें से कौन सा इसमें नहीं है आपको बताना। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, लाभ के नियम की बात कर रहे हैं। तो अगर जो बी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। हम्म, बी होगा, बी होगा इसमें। क्या सोच के बी बोल रहे हैं आप लोग? बी कैसे होगा भाई? लाभ का नियम तो पहला ही सिद्धांत इन्होंने दिया था, फिंडले सिराज साहब ने सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत लाभ का सिद्धांत सबसे पहले ही दिया था। लाभ का सिद्धांत दिया था, फिर मितव्ययता का सिद्धांत दिया था, फिर स्वीकृति का सिद्धांत दिया था, और फिर ये आधिक्य का सिद्धांत अर्थात बचत का सिद्धांत दिए थे। समन्वय का नियम नहीं दिया था। तो फिर बी क्यों बोल रहे हैं? बी क्यों बोल रहे हैं बच्चों वाले प्रश्न में? ठीक है, तो समन्वय का नियम होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। मितव्ययता का नियम दिया था, लाभ का नियम दिया था, आधिक्य का नियम दिया था, ठीक है, और स्वीकृति का नियम दिया था। ठीक है, 4 नियम दिए थे। तो सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। चलिए, सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अगर जो दिमाग खोले होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर ठीक कर पाएंगे, नहीं ओपन किए होंगे तो नहीं ठीक करेंगे। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो फिंडले सिराज साहब ने ये कहा था कि सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय ऐसा होना चाहिए जिससे समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके, है ना? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। फिंडले सिराज साहब ने लाभ का सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि सरकार को सार्वजनिक व्यय इस तरीके से करना चाहिए जिससे समाज की उपयोगिता में तेजी से वृद्धि हो या समाज की उपयोगिता में वृद्धि हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर क्या होता है? बच्चों वाला प्रश्न है। जो लोग हमसे बहुत दिनों से जुड़े हैं, आपको इस प्रश्न करने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं बनता है, आपको पता होगा।
ठीक है। तो देखिए बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। लोक वित्त ये किससे संबंधित है दोस्तों? सरकार से संबंधित है। और निजी व्यक्ति ये व्यक्ति से संबंधित है, मतलब आपसे संबंधित है, व्यक्तिगत इकाई से संबंधित है। तो देखिए जब सरकार बजट का निर्धारण करता है ना, तो यहाँ पे कितने 100 करोड़ की बात होती है? 200 करोड़ की बात होती है, 2000 करोड़ की बात होती है, 10,000 करोड़ की बात होती है। इतनी ज़्यादा बात होती है कि वो पैसा क्या होता है, थोड़ा-सा समझ से परे होता है। लेकिन आप अपने बजट का निर्धारित करते हैं, तो आप लाखों में करते हैं। या बहुत अमीर हैं, तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ तक चले जाएँगे। लेकिन सरकार जब बात करती है तो हज़ारों करोड़, ठीक है, 20,000 करोड़, ठीक है, ऐसी बात करती है। गोपनीयता का सरकार जब भी सरकार के जितने भी सरकार के पास जो भी सार्वजनिक आय हो रहा है या सार्वजनिक सार्वजनिक व्यय जो भी सरकार कर पा रही है, जो भी पैसा सरकार के पास है, इसका सारा लेखा जोखा सरकार देती है। लेकिन आपके पास क्या है? आप अपना पैसा रखे हैं तो अपने पड़ोसी को नहीं बताएंगे, आप किसी को बताते नहीं है। तो गोपनीयता का भी अंतर है। लोक वित्त में क्या होता है दोस्तों, कि सबको पता होता है कि कितना आय हो रहा है सरकार का और कितना व्यय हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, ये बात नहीं बताता है कि हमारी आय कितनी है और हम व्यय कितना करते हैं। उद्देश्य का अंतर होता है। कैसे होता है भैया? जो लोक वित्त होता है और जो सार्वजनिक व्यय को किया जाता है, उसमें समाज के कल्याण को अधिकतम किया जाता है कि हम अपने देश की संरचनात्मक सुधार कैसे करें, हम अपने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे अच्छी दें, शिक्षा कैसे अच्छी दें, सड़क परिवहन कैसे अच्छा दें, बिजली कैसे अच्छा उपलब्ध कराएं, पानी कैसे अच्छा दें। लेकिन आपका उद्देश्य क्या होता है? अपने लाभ को अधिकतम करना। जो आपके पास पैसा है उससे आप अपने लाभ को अधिकतम करते हैं, केवल और केवल अपने लाभ को अधिकतम करते हैं। तो उद्देश्य का भी अंतर है। तो डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए इस प्रश्न का उत्तर। मसग्रेव द्वारा प्रस्तुत अधिकतम लाभ का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है भैया? चलिए। हम्म, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अरे आप केवल अपने धन को नहीं छुपाते हैं, आप अपने ऋण को भी छुपाते हैं। सरकार ऋण लेता है तो कहता है कि चलो हमने रसिया से कितना लिया, 5,000 करोड़ रुपए ले लिया। आप अगर जो किसी से ऋण लेते हैं तो किसी को बताते नहीं है, ठीक है। तो गोपनीयता का भी अंतर होता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। कि मसग्रेव द्वारा प्रस्तुत अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत आधारित है। तो बच्चों वाली बात है भैया। ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोलेंगे, सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता पे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मसग्रेव द्वारा प्रस्तुत अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत आधारित है सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता पे। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, यही तो कहा ना कि सरकार को सार्वजनिक व्यय ऐसे करना चाहिए जिससे लोगों की सीमांत उत्पादकता में क्या हो जाए दोस्तों, वृद्धि हो। और दूसरी तरफ सरकार जब टैक्स लगाए तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की सीमांत उपयोगिता में कमी आए। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न। एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होती है? एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु, बच्चों वाली बात है। जब सार्वजनिक वस्तु आपके दिमाग में आया तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए? कि सार्वजनिक वस्तुओं के लिए आप क्या करते हैं? सार्वजनिक वस्तुओं में कोई भी प्रतिद्वंदता नहीं होती है कि भैया हम इस वस्तु का प्रयोग करेंगे, आपको नहीं करना है। आपके मोहल्ले में जो क्या लगा है दोस्तों, लैंप लगा है प्रकाश के लिए, वो ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए, वो सबके लिए है। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। शून्य बोल रहे हैं सभी लोग, और कोई भैया? सभी लोग ए बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? यही उत्तर होगा क्या? ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत जो होती है वो शून्य होती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन सार्वजनिक वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए आप कोई भी भुगतान डायरेक्टली नहीं करते। आप फिर कहने लगेंगे सर हम टैक्स देते हैं तभी तो बनता है, बट वो अलग सी बात है। ठीक है, वो अलग सी बात है। उसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सार्वजनिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो टैक्स पेयर नहीं होते हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब ये भी आप नहीं कर सकते हैं कि कोई टैक्स नहीं देता है। सभी लोग टैक्स देते हैं। एक जो गरीब है
वो भी 5 रुपए का बिस्किट खरीदता है तो वो भी टैक्स देता है। ठीक है, तो ये शून्य होगा। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट रूप से आपको टैक्स मतलब इस चीज के लिए आप कोई पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, मतलब इन वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। अगला प्रश्न कि एक वक्र जो एजवर्थ बॉक्स में एक्स तथा वाई सममात्रा वक्रों के सभी स्पर्श बिंदुओं से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? चलिए भैया, एक्स और वाई सममात्रा की बात हो रही है, क्या उत्तर होगा भाई? बताइए। ठीक है, और अगर जो आपको ये पता है तो ये वक्र किसने दिया था? कमेंट करके बताइए मुझे। अगर जो आपको ये बात पता है तो ये वक्र किसने दिया था, आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। एब्सोल्युटली राइट है आप, बिल्कुल ठीक है। तो एक वक्र जो एजवर्थ बॉक्स में एक्स तथा वाई सममात्रा वक्रों के सभी स्पर्श बिंदुओं से होकर गुजरता है, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? संविदा वक्र बोलते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस लगाएंगे, जो प्रश्न मैंने पूछा वो देख आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एजवर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है मार्शल और एजवर्थ, बिल्कुल ठीक है, संविदा वक्र की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि वर्जनीयता रहित, प्रतिद्वंदता रहित विशेषताओं के संदर्भ में विधि और व्यवस्था किसका क्लासिक उदाहरण है? थोड़ा आराम से करिएगा, ये इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या उत्तर हो जाएगा भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी लोग डी ही करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, वर्जनीयता मतलब किसी को भी कोई वर्जित नहीं होता है। सार्वजनिक वस्तु है तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। जाति धर्म और किसी भी आधार पे इसमें कोई मतभेद नहीं होता है। प्रतिद्वंदता नहीं होती है कि भैया हम प्रयोग करेंगे आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लोक वस्तु ही तो होती है ना, सार्वजनिक वस्तु ही तो होती है ना। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किसी सार्वजनिक वस्तु के दक्ष मात्रा के निर्माण में चुनाव असफल होता है, क्यों होता है? क्यों होता है भैया बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। चलिए अंबिका कुमार जी, गुड इवनिंग, समय से सेशन को ज्वाइन कर लिया करिए। ठीक है, बहुत लेट से सेशन को ज्वाइन करने में क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो समय से ज्वाइन किया करिए, बेहतर रहेगा। बेहतर ढंग से इस प्रश्न का कोई उत्तर कर भी नहीं रहा, एक दो लोग ही कर पा रहे। बिल्कुल ठीक है। देखिए भैया, थोड़ा ठहर जाइए और ध्यान से समझिए कि किसी अगर जो कोई सार्वजनिक वस्तु है तो उसके दक्ष मात्रा के निर्माण में चुनाव असफल क्यों होता है? इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो मतदान हो है वो सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ की महत्ता को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। जैसे आपके मोहल्ले में अब जो ओपन क्या लग रहे हैं दोस्तों, ओपन व्यायाम के मशीनरी लग रहे हैं, तो ये उनके लिए तो ठीक है जो लोग घर पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं या जिनको एक्सरसाइज की जरूरत है। लेकिन जो मजदूर हैं वो तो ऑलरेडी श्रम इतना ज्यादा कर रहे हैं, उनको उस वस्तु से क्या लेना देना है ना? एक मजदूर को उससे क्या लेना देना है? पार्कों में, अब पता नहीं ग्रामीण इलाकों में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन शहर में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा कि आपके मोहल्ले में सरकार के द्वारा क्या बनाई जा रही हैं, मतलब वो जिम्नेजियम वाली जो मशीनें होती हैं उसको लगाई जा रही हैं। तो वो उनके लिए तो ठीक है कि जिनको व्यायाम की जरूरत है, जो लोग उस मशीनों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को ठीक रख सकते हैं। लेकिन भाई एक जो मजदूर है जो फावड़ा चलाता है, इट मीन जो कुदाल चलाता है, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने घर से बाहर चला जाता है 10 किलोमीटर दूर और उसका कार्य ही वही है। तो भैया महत्ता को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला,
अभिकथन दे दिया गया है और तर्क दे दिया गया है, बताइए। अभिकथन है और तर्क है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, क्या उत्तर हो जाएगा? अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है, क्या उत्तर होगा भैया? सी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो देखिए, अभिकथन दिया गया है कि सापेक्षित रूप से कुछ निजी वस्तुएं पूर्णतः प्रतिस्पर्धी और निकालने योग्य होती हैं। क्या ये बात ठीक है? भैया बिल्कुल ठीक है। अगर जो निजी वस्तु है तो ये पूर्णतः प्रतिस्पर्धी होती है और निकालने योग्य होती है। आपकी निजी वस्तु है, ठीक है। अगर जो आप क्या है दोस्तों, कि आप ई रिक्शा अगर जो खरीदे हैं, ठीक है, और केवल अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी निजी वस्तु है। हाँ, ठीक 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 है। और तर्क दिया गया है कि अधिकांश उपभोग और उत्पादन में कम से कम कुछ साझे पहलू होते हैं। तो ये भी तो ठीक ही है कि अधिकांश जो उपभोग होते हैं और जो उत्पादन होते हैं इसमें कुछ में कम से कम कुछ साझे तो बिल्कुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निजी वस्तुएं जो होती हैं इसको प्रतिस्पर्धा से आप निकाल सकते हैं, देयर इज नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। आपकी अपनी है, आप खुद यूज करेंगे, दूसरे को क्यों देंगे भैया। और अधिकांश उपभोग और जो उत्पादन होते हैं में कम से कम कुछ साझे पहलू होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आप उपभोग करते हैं या जब आप उत्पादन करते हैं तो कुछ ना कुछ साझा भी दोस्तों कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। देखिए, आपके एग्जाम में अब इन प्रश्नों का वेटेज बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। जो ये प्रश्न मैं करवा रहा हूँ अभिकथन और तर्क वाला, इसका वेटेज आपके एग्जाम में बढ़ रहा है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। पहले पीजीटी का पेपर आप पहले 2005, 2000 का या 2001 का या 2004 का उठाएंगे तो वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। लेकिन जो 2016 के पेपर हुए, फिर जो 2021 के हुए, 16 में ऐसे प्रश्न थोड़े से कम थे, 21 में थोड़े से बढ़ा दिए, और मुझे लग रहा है कि 22 में थोड़े और भी बढ़ा देंगे। तो 22 में मुझे लग रहा है ना आपको कि 10 से 15 या 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके के आपको आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? किसी व्यक्ति को जिन वस्तुओं और किसी वस्तु को जिन वस्तुओं और सेवाओं से वंचित किया जा सकता है वो पूर्णतया निजी वस्तुएं होती हैं। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। किसी व्यक्ति को जिन वस्तुओं और सेवाओं से वंचित किया जा सकता है वो पूर्णतया क्या होती है दोस्तों? निजी ही तो होती हैं। आप अपने पास बाइक रखे हैं, कार रखे हैं, तो आप दूसरे को क्यों देंगे? वंचित कर देंगे उसको, बिल्कुल ठीक है। राज्य द्वारा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। तो बात तो भैया बिल्कुल ठीक है। जो निजी वस्तुएं होती हैं वो निजी वस्तुएं होती है, वो राज्य के द्वारा आपको मोटरसाइकिल और कार थोड़ी वितरित किया जाता है। तो बात तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा ना, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दोस्तों यहाँ पे कर रहा है। बात बिल्कुल ठीक है। मतलब अब देखिए, हाँ, ठीक है। तो देखिए, इजी सी बात है कि अब आप कहेंगे कि सर जी कनेक्टेड कैसे कर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर जी ये बता दीजिए कि ये कनेक्ट कैसे कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे कनेक्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को जिन वस्तुओं और सेवाओं से वंचित किया जा सकता है वे पूर्णतः निजी वस्तुएं होती है। तो निजी वस्तु बोल रहा है, और सरकार ऐसी वस्तुएं प्रोवाइड नहीं करती है। कैसी? निजी। निजी वस्तुएं और सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। तो ये बिल्कुल इंटरकनेक्ट कर तो रहा है ना एक दूसरे को। तो ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला
शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होती है? बच्चों वाला प्रश्न है, अभी हम लोगों ने देखा है इस प्रश्न को। शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत होती है, क्या होती है बताइए? शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत होती है। और दोस्तों जो लोग भी सीरियस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा। पीजीटी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है? तो अगर जो सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाइए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? ये होगा ना? बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होती है? एक शून्य होती है या शून्य के निकट होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप सार्वजनिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो उसके प्रयोग के बदले आप कोई मूल्य अदा नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा कि आपके मोहल्ले में क्या लगा है दोस्तों? व्यायाम करने की मशीनें लगी हैं। तो आप जाते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं देते हैं, ठीक है? तो शून्य सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होती है? शून्य या शून्य के निकट होती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से मेरिट गुड्स नहीं है। मेरिट गुड्स कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से मेरिट गुड्स नहीं है। मेरिट गुड इसमें से कौन सी नहीं है बताइए? बिल्कुल ठीक है। मेरिट गुड्स अगर जो आपको साधारण भाषा में समझना हो दोस्तों तो क्या होगा? मेरिट गुड्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये वस्तुएं सार्वजनिक तो होती हैं, लेकिन मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से होती हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ न कुछ मूल्य अदा करना पड़ता है। जैसे आप रेलवे में या अगर जो आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। दूर संचार सेवाएं हैं, अगर जो आप टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बिल देना पड़ेगा। डाक सेवाएं हैं, डाक से किसी वस्तु को किसी दूसरे के पास भेज रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डाक डाक टिकट लगाने पड़ेंगे, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो समाज के सभी वर्ग समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं भाई, लेकिन इसका क्या होता है? इसके इसके बदले कुछ न कुछ आपको मूल्य अदा करना पड़ता है। लेकिन जो कृषि उत्पाद है वो मेरिट गुड्स के अंतर्गत नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका निजी निजी वस्तुओं के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना दोस्तों? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, उपभोग की गैर प्रतिद्वंदी वस्तुओं को कहते हैं। बच्चों वाला प्रश्न हो गया कि उपभोग की गैर प्रतिद्वंदी मतलब कोई भी प्रतिद्वंदता नहीं है भैया, कोई भी प्रतिद्वंदता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु है तो आप ज्यादा उसका उपयोग करेंगे, हम उसका कम उपयोग करेंगे, ठीक है? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर छोटी सी बात है, ये हो जाएंगी दोस्तों सार्वजनिक वस्तुएं। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। छोटा सा प्रश्न यहाँ पे है, इजी सा प्रश्न है कि कोई भी सड़क पे आप चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि सभी लोग हट जाओ, केवल सड़क पे हम ही जाएंगे, ठीक है? तो ये क्या है दोस्तों कि सभी लोग जाइए, सभी लोग सड़क का इस्तेमाल करिए। कोई भी प्रतिद्वंदता नहीं है कि भैया इतना मीटर हम चलेंगे उतना मीटर आप चलिए, कोई कभी बांटता नहीं है। लेकिन अगर जो यही निजी वस्तु हो जाए तो दूसरे को आप चलने ही ना दें, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सार्वजनिक वस्तुओं की बाजार मांग समग्र योग द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं कैसी होती हैं, ठीक है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सार्वजनिक वस्तुओं की बाजार मांग समग्र योग द्वारा प्राप्त की जाती है, वो भी मेरिट गुड्स पे ही आएंगे, है ना? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सार्वजनिक वस्तुओं की मांग समग्र योग द्वारा प्राप्त की जाती हैं क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है? क्या उत्तर होगा भैया? ऑप्शन नंबर, इजी सी बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इनके उपभोग में प्रतिरोधी नहीं होता है। जो सार्वजनिक वस्तु होता है उस पे समाज के सभी वर्ग सभी व्यक्ति का समान रूप से अधिकार होता है, कोई उसमें आपका प्रतिद्वंदी नहीं होता है, या आपको कोई मना नहीं कर सकता है कि आप यूज करिए या ना करिए, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए भैया, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। करिए। अच्छा सा प्रश्न है, एक बार नहीं अनेकों बार मैंने बताया भी है और कई सारे लोग इसको गलत भी किए हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं भी करते हैं, है ना? तो एडम स्मिथ साहब के बारे में अगर जो बात करें दोस्तों, तो टैक्सेशन के 4 नियम कैसे भूल जाएंगे? टैक्सेशन के 4 नियम कैसे भूल जाएंगे? एडम स्मिथ साहब का इन्होंने करके 4 नियम दिए थे कि नहीं दिए थे? समानता का नियम दिया था, निश्चितता का नियम दिया था, सुविधा का नियम दिया था और स्वीकृति का नियम दिया था। ठीक है, सॉरी, किसका? समानता का, निश्चितता का, सुविधा का और मितव्ययता का। ठीक है, एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 नियम दिए थे। उत्पाद शुल्क की बात करें दोस्तों, तो भैया उत्पाद शुल्क जो होता है ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है ना। ठीक है, किन साहब की बात करें दोस्तों, तो किन साहब राजकोषीय नीति की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। अनुत्पादक ऋण क्या होता है दोस्तों? युद्ध वित्त होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार एक बार अगर जो गोली बंदूक पे पैसा खर्च कर दी, एक गोली अगर जो हमारे जवान ने क्या कर दिया, चला दिया और दुश्मन को वो लग गया, उस गोली पे जो खर्च हुआ उसका कोई भी अब मूल्य नहीं रहा। एक बार एक गोली उसने चला दिया, फिर वो काम खत्म। उससे सरकार को पलट करके कोई पैसा नहीं मिलता है। सरकार जो भी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराती है, तो ये अनुत्पादक ऋण है। ठीक है, अगला है दोस्तों आयकर। आयकर जो होता है वो क्या होता है? प्रगतिशील कर होता है। आपकी आय जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है। अगला, सापेक्ष कर देय क्षमता एक वास्तविकता जबकि निरपेक्ष कर देय क्षमता एक मिथक है। यह कथन किसने दिया था? बच्चों वाला प्रश्न आ गया। चलिए बताइए, बच्चों वाला प्रश्न है, सापेक्ष कर देय क्षमता एक वास्तविकता जबकि निरपेक्ष कर देय क्षमता एक मिथक है। यह कथन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था भैया? इजी सी बात है, गलती नहीं होना चाहिए। किसने दिया? डाल्टन साहब ने दिया, है ना? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, सापेक्ष कर देय क्षमता एक वास्तविकता है जबकि निरपेक्ष कर देय क्षमता एक मिथक है। ये कथन जो दिया गया था ये डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया था। और देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो दिमाग में टिक कर जाती हैं। आज कुछ एक ऐसा ही वाकया हुआ। तो एक लाइन में दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस जिस भी घर या परिवार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है ना, वो परिवार कभी सुचारू रूप से आगे बढ़ ही नहीं सकता है ना? कभी भी वो परिवार ग्रोथ कर ही नहीं सकता है अगर जो महिलाओं का उस परिवार में सम्मान ना हो। और कुछ लोग कहेंगे यथार्थवादी कि सर आप कह रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा? भाई देखो, हजारों लोग मुझे देखते हैं, अगर जो किसी एक ने भी मेरी बात मान ली ना, तो ये जो दो दो चार सेकंड में खर्च किया हो ना, ये सार्थक सिद्ध हो जाएगा। मुझे नहीं है कि सभी लोग मान ले, कोई एक दो मान ले भाई, तो भी हमारा ये 2-4 सेकंड जो मैंने ये बात कही, इससे ये सार्थक हो जाएगा। और ज्यादा की मैं उम्मीद भी नहीं रखता, क्योंकि ज्यादा लोग ऐसा ऐसा मानेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आदत से मजबूर है ना? तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि परिवार में है तो सम्मान करिए सबका, आप अपना भी सम्मान रखिए, महिलाओं का भी सम्मान रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित करारोपण के नियमों में से कौन सा एडम स्मिथ का नहीं है? एडम स्मिथ साहब ने दोस्तों क्या हुआ कि टैक्सेशन के 4 नियम दिए थे। कौन कौन से दिए थे दोस्तों? अभी बताया। समता का ऐसा बताया था, उन्होंने क्या कहा था कि टैक्स ऐसा लगाइए कि समान रूप पे लोगों को समान रूप से लोगों के ऊपर पड़े। साथ ही साथ निश्चितता का एक समय निर्धारित कर दीजिए या एक आप क्राइटेरिया निर्धारित कर दीजिए, जब लोग टैक्स अदा करें तो उनको टैक्स अदा करने में क्या हो, प्रॉब्लम ना आए। सुविधा का नियम होना चाहिए, आप टैक्स तब लीजिए जब लोगों के पास पैसा हो, तब टैक्स लीजिए। और साथ ही साथ मितव्ययता का मतलब कम टैक्स जो है वो कम से कम लगाइए, ज्यादा मत लगाइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। विविधता का नियम इन्होंने नहीं बताया था, तो ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बत्तख को इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए, यह कथन किसने दिया था? इस प्रश्न का उत्तर करिए, किसने कहा था ये बात भैया? ठीक है,
चलिए, जैन जी कह रहे हैं सर जी आजकल कुछ कम होता है। ग्रामीण इलाकों में जाइए, ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों के पास जाइए जो लोग साक्षर नहीं है। आप शहरी शहरी इलाके में रहते होंगे तो कोई घर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ग्रामीण इलाके में जाएंगे जो लोग निरक्षर हैं, हर घर में ऐसा आप देखेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बत्तख को इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। तो ये दोस्तों टैक्सेशन के संदर्भ में किसने कहा था? कार्ल वर्ड साहब ने कहा था कि टैक्स पेयर से जो टैक्स अदा करते हैं उनसे आप इतना टैक्स लीजिए कि वो कम से कम उनको क्या हो, कम से कम वो हानि को प्राप्ति करें या कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। बहुत ज्यादा टैक्स लेंगे तो फिर क्या होगा, सरकार के ऊपर ही हमला करने लगेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि बाजार का संतुलन तब स्थिर होता है जब मांग वक्र का ढाल कैसा हो। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि बाजार का संतुलन तब स्थिर होता है जब मांग वक्र का ढाल कैसा हो। देखिए क्या होता है ना कि जिस परिवेश में हम रहते हैं, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि एक जो नेता होता है वो अनपढ़ होता है और एक जो आईएएस ऑफिसर होता है वो पढ़ा लिखा होता है, लेकिन फिर भी वो नेता के अंडर में कार्य क्यों करता है? वो नेता के अंडर में कार्य इसीलिए करता है ना कि जब एक आईएएस बनने के लिए एक लड़का जब 10वीं और 12वीं क्लास में क्या कर रहा था कि अपनी तैयारी कर रहा था कि हमको आईएएस बनना है, उस टाइम कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे समाज का ज्ञान ले रहा था, है ना। अब वो दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे हैं जो उसका गलत फायदा उठा लेते हैं, गलत तरीके से अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि नेता अनपढ़ होता है तो वो आईएएस ऑफिसर उसके अंडर में कार्य क्यों करता है। अंडर में कार्य नहीं करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेता जो होता है वो पूरे समाज को देखता है कि समाज में चीजें चल क्या रही हैं और उसके बाद वो जाकर के उस कुर्सी पे बैठता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। लेकिन एक जो क्या बोलते हैं दोस्तों, नौकरी करने वाले लोग होते हैं वो अपनी तैयारी में व्यस्त रहते हैं, शायद वो चीज वो नहीं देख पाते हैं जो एक नेता देख सकता है। अगला प्रश्न कि बाजार का संतुलन तब स्थिर होता है जब मांग वक्र का ढाल कैसा हो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं भैया बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि पूर्ति वक्र के ढाल से कम होता है। सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बाजार का संतुलन तब स्थिर होता है जब मांग वक्र का ढाल क्या हो, पूर्ति वक्र के ढाल से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कर दे क्षमता सिद्धांत के अंतर्गत करों की प्रगतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तब प्रदर्शित होता है जब निम्नांकित व्यवस्था में हम अपनाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया कि कर दे क्षमता सिद्धांत के अंतर्गत करों की प्रगतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तब प्रदर्शित होगा जब निम्नांकित व्यवस्था को हम अपनाएंगे। किस व्यवस्था को अपनाएंगे भैया हम? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना दोस्तों। तो जितने लोग भी सीमांत त्याग की बात बोल रहे हैं एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं कि कर देय क्षमता सिद्धांत के अंतर्गत करों की प्रगतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तब प्रदर्शित होगा जब निम्नलिखित व्यवस्था अपनाएंगे। तो सीमांत त्याग क्या हो दोस्तों, हमारा बराबर होना चाहिए। गरीब से जितना आप पैसा ले रहे हैं तो जितना उसको क्या हो रहा है दोस्तों, जितना हानि उसको प्राप्त हो रहा है उसी के सापेक्ष अमीर से भी इतना आप पैसा लीजिए कि उतना ही हानि उसको भी प्राप्त हो जितना गरीब को प्राप्त हो। 10 रुपए अगर जो किसी गरीब से आप टैक्स लेते हैं तो, और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ मान लीजिए कि आप धीरू भाई अंबानी से 10 रुपए टैक्स ले रहे हैं, दोनों का टैक्स टैक्स बराबर है 10-10 रुपए, लेकिन पहला जो गरीब है ना इसे बहुत हानि होगी, लेकिन धीरू भाई अंबानी के लिए वो 10 रुपया कुछ भी है नहीं है, ना के बराबर है। तो यहाँ पे सीमांत त्याग बराबर नहीं होना। इसी के सापेक्ष आप उनसे भी टैक्स लीजिए, जितना इनको हानि हो उतना ही उनको ही हानि हो, उनको भी हानि हो। अगला प्रश्न चलिए, नीचे करके कुछ नियम दिए गए हैं, उपर्युक्त में से एडम स्मिथ के 4 नियम जो हैं उसको आप बताइए। एडम स्मिथ साहब ने टैक्सेशन के 4 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे भैया बताइए। इस प्रश्न का उत्तर एक बार नहीं अनेकों बार इस प्रश्न
ये प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल पे आपको अब झारखंड पीजीटी का नया बैच आज से प्रारंभ हो गया, झारखंड टीजीटी पीजीटी का। साथ ही साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की भी क्लास आपकी चल रही है। दोस्तों आपको वहाँ पे पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, आपको पूरे इकोनॉमिक्स के नोट दिए जा रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। एग्जाम करीब आएगा तो टेस्ट सीरीज भी आप एग्जाम करीब आएगा तो करंट भी आपके कवर करा दिए जाएंगे। 10 साल के पूरे पेपर आपको मिल रहे हैं। सब कुछ दोस्तों मेरे द्वारा दिया जा रहा है, कहीं से भी आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों एडमिशन ओपन है, एप्लीकेशन पे जितनी भी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं सबको ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी दोस्तों आपका छूटने वाला नहीं है। एडमिशन की फीस 2000 रुपये दोस्तों, तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं सर जी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है भैया, बताइए क्या, तो फिर क्या दिक्कत है? ऑप्शन नंबर क्या दिक्कत है भैया? समता का नियम उन्होंने दिया था ना, समता का नियम दिया था, निश्चितता का नियम दिया था, मितव्ययता का नियम दिया था, और सुविधा का नियम दिया था। सुविधा, सुविधा का नियम 1 2 3 को 3 बना लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। समानता का नियम दिया था, निश्चितता का नियम दिया था, ठीक है, सुविधा का नियम दिया था, और मितव्ययता का नियम दिया था। समानता का नियम क्या दिया था कि लोगों के में आप टैक्स समान रूप से लगाइए, मतलब सीमांत त्याग उनकी क्या हो, बराबर हो। एक निश्चित टैक्स लगाइए जिससे लोग माइंड मेकअप कर पाए कि हमको इतना टैक्स देना है और उसके अनुसार वो टैक्स भर सके। मितव्ययता मतलब कम टैक्स लगाइए, बहुत ज्यादा टैक्स उनके ऊपर टैक्स मत लगाइए। सुविधा का नियम, टैक्स आप इस प्रकार से लगाइए कि वो टैक्स को वहन आसानी से कर पाए। तो ये 4 थे दोस्तों, ठीक है। तो 1 2 3 4। चलिए अब आप लोग कहेंगे कि सर जी एग्जामिनेशन में किस प्रश्न का उत्तर, एग्जामिनेशन में कौन सा उत्तर किया जाए, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन जो उत्तर था वो डी ही करना था। क्योंकि देखिए ये पता है, ये पता है कि मिसप्रिंट है, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर जो कोई प्रश्न गलत है, जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये प्रश्न है मान लीजिए गलत है, इस प्रश्न में आप कोई भी उत्तर टिक कर देंगे, ए बी सी डी कुछ भी टिक कर देंगे, तो जब अतिरिक्त आपको अंक मिलेंगे, तभी आपको अतिरिक्त अंक मिलेंगे जब आप कोई ना कोई एक ऑप्शन पे टिक किए होंगे। आप ये इस प्रश्न को अगर जो छोड़ दे, आप कोई भी उत्तर टिक नहीं करेंगे ना, तो आपको फिर एग्जाम में क्या मिलेगा, प्रश्न प्रश्न पे अंक नहीं मिलेगा। अगर जो प्रश्न गलत है, कोई प्रश्न गलत है, तो जो सबसे नजदीकी सही उत्तर है उस पे आप टिक करके आइए, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते हैं कि सर जी ये तो गलत है। तो अगर जो आप उस पे कोई भी ऑप्शन पे टिक नहीं किए हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको उस पे अंक मिले ही ना। तो आपको टिक करके आना है, इस बात को ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कर की दरों तथा कर राजस्व में परिवर्तन के संबंध को समझाया जा सकता है, किससे समझाया जा सकता है भैया? कर की दरों तथा कर राजस्व में परिवर्तन के संबंध को समझाया जा सकता है। कैसे समझाया जा सकता है बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा? क्या उत्तर होगा भैया? पढ़ा है आपने कुछ ऐसा? लाफर बकरा है ना, लोफर नहीं है, लाफर बकरा है ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं कि कर की दर तथा कर राजस्व में परिवर्तन के मध्य जो संबंध है वो कौन वक्र व्यक्त करता है, लॉफर वक्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो करों की दर
तथा कर राजस्व में परिवर्तन के संबंध को लैफर वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये किस प्रकार का होता है दोस्तों? इस तरीके का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में फिशर के समीकरण में मुद्रा पूर्ति को 2 गुना कर दे तो कीमत स्तर पर क्या असर पड़ेगा? बताइए। चलिए भाई बताइए। देखिए सही में तो ये लैफर होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं ये दिया रहता है, लोफर दिया रहता है। ठीक है, कहीं कहीं केवल लाफर दिया रहता है। ठीक है, चलिए बताइए। इजी सी बात है, बच्चों वाली है। बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है भैया। देखिए ये कह रहा है कि यदि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के फीसद समीकरण की बात करें तो मुद्रा पूर्ति अगर जो 2 गुना होगी तो कीमत पूर्ति क्या हो जाएगा? वो भी आपका 2 गुना हो जाएगा। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं भाई? इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि अगर जो देखिए यहाँ पे मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, तो जब मुद्रा की मात्रा आपके पास ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि मांग ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी तो कीमत स्तर बढ़ जाएगा। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ठीक है, तो देखिए मुद्रा की पूर्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर पे क्या होता है दोस्तों? 2 गुना प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? याद आ रहा है? मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा के स्टॉक में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं पर व्यय होती है, निम्न में से कौन से सिद्धांत की मान्यता है? बताइए। थोड़ा लाइक शेयर भी करते रहा करिए दोस्तों, निवेदन है सभी लोगों से, इस सेशन को थोड़ा लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, है ना? ठीक है, बताइए। और कल झारखंड पीजीटी के टीजीटी पीजीटी के लिए 11 बजे आपको मुझे ज्वाइन करना है। 11 एएम पे एप्लीकेशन पे मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा। और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आपको दोस्तों 1 पीएम पे ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर भाई कि मुद्रा के स्टॉक में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं पर व्यय होती है, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? थोड़ा कमेंट करके बताइए भैया कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है सबसे पहले प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? तो डेविन जेट्टी साहब को जाता है दोस्तों। बाद में तो बहुत सारे अर्थशास्त्री आते हैं, ह्यूम साहब आते हैं, एडम स्मिथ साहब आते हैं, रिकार्डो साहब आते हैं, फिर मिल साहब आते हैं, फिर फिशर साहब आते हैं। ठीक है, इन लोगों ने इसका मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का क्या किया? विकास किया। लेकिन मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है सबसे पहले डेविन जेट्टी साहब ने दिया था। कब दिया था? 16वीं शताब्दी में ही इन्होंने दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुद्रा को तटस्थ कहा जाता है यदि, बच्चों वाला प्रश्न है। जेट्टी नहीं, डेविन जेट्टी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आपका ध्येय यही था। हाँ ठीक है, चलिए बताइए। नेहा सिंह जी, विवेक सिंह जी, अर्चना जी, जयंत कुमार जी, वैभव जी, ललिता जी, रश्मि जी, रुखसार खातून जी, राम नरेश जी, नेहा जी, श्रद्धा पांडे जी, आई एम जी, आरिफा बेगम जी, आदिति जी, रश्मि तिवारी जी, प्रभु जी, चंद्रजीत जी, दीक्षा जी, तस्नीम खान जी, ललिता साक्य जी, और कोई? विवेक सिंह जी, आशुतोष उपाध्याय जी, अमरेश जी, निशा गुप्ता जी, शिवम जी, आई एम जी। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं क्या? अगर जो बी के तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा जा रहे हैं भाई, कि यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों को प्रभावित ना करे। ठीक है, तो मुद्रा को तटस्थ, तटस्थ मतलब आसान भाषा में कहे तो क्या होता है? तटस्थ मतलब स्थिर, यही तो होता है ना दोस्तों, स्थिर। ठीक है, तो मुद्रा को स्थिर कब कहा जाएगा या मुद्रा को तटस्थ कब कहा जाएगा? तभी तो कहा जाएगा यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों को प्रभावित न करे। अगला प्रश्न, ठीक है। परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन से क्या होता है भाई? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा?
बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगर जो ए होगा दोस्तों तो बिल्कुल ठीक है। एम भी इज इक्वल टू पी टी आप जानते होंगे तो बहुत आराम से कर पाएंगे कि परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन से केवल और केवल जो होती है दोस्तों वो कीमतें प्रभावित होती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक होगा। फीसर साहब का समीकरण आपने पढ़ा होगा दोस्तों तो जानते होंगे, एम भी इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत तो ये बात कही थी ना दोस्तों कि मुद्रा पूर्ति में अगर जो परिवर्तन होगा तो केवल और केवल इससे क्या होगा दोस्तों, कीमतें प्रभावित होंगी। अगला प्रश्न, मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये बात किसने कही थी भाई, बताइए। मुद्रा वह धुरी है जिस पे अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये बात किसने कहा? क्या उत्तर होगा? ठीक है, मुद्रा वह धुरी है जिस पे अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, बिल्कुल ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए, गलती हो रही है। बिल्कुल, मार्शल साहब कहते, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि मार्शल साहब ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान मतलब दोस्तों ये अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं एक तरीके से। तो मुद्रा वह धुरी है जिस पे अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये बात कहा था मार्शल साहब ने। अगला, मुद्रा एवं प्रचलन मुद्रा में क्या अंतर है भैया? एक तो होता है मुद्रा और दूसरा होता है दोस्तों प्रचलन मुद्रा। प्रचलन मुद्रा क्या हो जाएगा? इजी सी बात है, चलिए बताइए, बताइए भाई। थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों, निवेदन है आप सभी लोगों से कि लाइक और शेयर जरूर किया करिए सेशन को। इतने सारे लोग क्लास को आते हैं देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर की संख्या कम रहती है। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, मुद्रा और प्रचलन मुद्रा में अंतर यह होता है कि सभी प्रचलन मुद्रा जो होती हैं वो मुद्रा होती है। जैसे मान लीजिए सभी प्रचलन में जो मुद्रा होती है, जैसे नोट हो गया, जो सिक्के हो गया, ये मुद्रा है कि नहीं है? प्रचलन में जो है वो नोट और सिक्का है, तो ये मुद्रा है कि नहीं है? नोट और सिक्के को मुद्रा तो कहा ही जाता है, तो बात 100% ये ठीक है। किंतु सभी मुद्रा प्रचलन मुद्रा नहीं होती है। जैसे एसडीआर हो गया दोस्तों, ये प्रचलन मुद्रा में कहाँ आता है दोस्तों? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि लीफ कानून प्रक्रिया संबंधित है, लीफ कानून प्रक्रिया संबंधित है, बताइए। लीफ कानून प्रक्रिया संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? लीफ कानून ने क्या कहा था? इनका यही तो कहना था ना कि यह कहना अनुचित है कि बैंक द्वारा साख सृजन किया जाता है। यह कहना अनुचित है कि बैंक के द्वारा साख सृजन किया जाता है जिनकी जमाओं से बैंक साख प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, साख सृजन का सिद्धांत। ये लीफ अलग थे और कानन अलग थे, ये बात भी ध्यान से याद रखिएगा। लीफ कानन दो अलग अलग अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की लेन देन मांग, चलिए बताइए। मुद्रा की लेन देन मांग की बात यहाँ पे हो रही है, क्या उत्तर होगा भैया? ठीक है, तो मुद्रा की लेन देन मांग से आपका आशय क्या होना चाहिए? तो लेन देन मांग मतलब क्या कह सकते हैं? दिमाग में कुछ आ रहा है? आना चाहिए ना दिमाग में कि लेन देन मतलब कि जो दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं कि वस्तु विनिमय के लिए या किसी चीज को सॉरी किसी चीज को क्रय करने के लिए जिन मुद्राओं को हम अपने पास रखते हैं वही दोस्तों क्या हो जाएगा? ये लेन देन मांग हो जाएगा। ठीक है, जो दैनिक जीवन में हम अपने पास रखते हैं जिससे हम वस्तु का क्रय करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों?
आय के व्युत्क्रम में और ब्याज दर के अनुक्रम में परिवर्तित होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इजी सी बात है कि मुद्रा की लेन देन मांग जो होती है आय के व्युत्क्रम में और ब्याज दर के अनुक्रम में परिवर्तित होती रहती है। सॉरी सी होगा ना इसका, सॉरी मैंने देखिए गलत पढ़ दिया। आय के अनुक्रम में और ब्याज दर के व्युत्क्रम में परिवर्तित होता है। आय बढ़ेगा तो मुद्रा बढ़ेगा आपके पास, और ब्याज दोस्तों दर बढ़ेगा तो मुद्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो सी हो जाएगा ना दोस्तों, सी हो जाएगा, छोटी सी बात है, गलत नहीं करना है। ठीक है, तो मुद्रा की लेन देन मांग मतलब आय के अनुक्रम, अगर जो मुद्रा आपके पास आपकी आय बढ़ रही है तो मुद्रा आपके पास बढ़ेगी, अर्थात जो दैनिक मुद्रा है उसमें वृद्धि आएगी। लेकिन अगर जो ब्याज दर बढ़ेगा तो आपकी आय में कमी अर्थात मुद्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो सी हो जाएगा। अगला, कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वास्तविक स्टॉक किसके कारण बढ़ता है? इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वास्तविक स्टॉक किसके कारण बढ़ता है? हाँ भाई, सी ही होगा, सी होगा। ठीक है, मैं समझ गया। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वास्तविक स्टॉक बढ़ता है किसके कारण बढ़ता है भैया? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा कि ई होगा? डी होगा कि ई होगा? सभी लोग डी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं भैया। कीमतों में कमी, अगर जो कीमत कम होगा तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा आप कम खर्च करेंगे। जब मुद्रा कम खर्च करेंगे तो वास्तविक स्टॉक में क्या होगा दोस्तों, वृद्धि आएगी। जब कीमत कम होगा तो जहां पे आप मुद्रा ज्यादा व्यय कर रहे थे अब कम व्यय करना पड़ेगा। जब कम व्यय करेंगे तो मुद्रा के वास्तविक स्टॉक में वृद्धि तो होगी ही होगी, छोटी सी बात है। अगला, एक देश में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कुछ उपाय पर आपको विचार करना है। ठीक है, चलिए बताइए, विचार करिए भैया, क्या उत्तर होगा? मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। महंगाई को नियंत्रित करने के दो तरीके हैं। एक दोस्तों क्या होता है, राजकोषीय उपाय जो सरकार के द्वारा अपनाया जाता है, और दूसरा मौद्रिक उपाय जो केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाया जाता है। राजकोषीय उपाय की तरफ क्या आता है दोस्तों, कि जो अनुत्पादक व्यय होते हैं उस पर नियंत्रण किया जाए, संतुलित बजट बनाया जाए, प्रगतिशील कर आरोपण इम्पोज किया जाए, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि किया जाए। और जो मौद्रिक उपाय होते हैं जो केंद्रीय बैंक बनाता है वो क्या करता है, वो मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाता है, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करता है, और कठोर साख नियंत्रण भी करता है दोस्तों। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं बताइए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? बी होना चाहिए ना, घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना, बात सही है। और नगद कोष अनुपात में वृद्धि करना, ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बी होना चाहिए, छोटी सी बात है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगला, भारत में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक नहीं है? महंगाई को कंट्रोल करना है तो कौन सा एक सहायक नहीं है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति अर्थात भारत में अगर जो महंगाई को कंट्रोल करना है तो कौन सा एक सहायक नहीं है, बेसिकली आपको बताना है। तो क्या उत्तर होगा? बच्चों वाली बात है ना, छोटी सी बात है, कभी भी भूलिएगा नहीं। कृषि पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। अगर जो भैया न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे तो इससे महंगाई कैसे बढ़ेगी, क्योंकि किसानों को तो जीवन निर्वहन के बराबर ही पैसा मिल पाएगा ना, वो अपने बेसिक चीजों की ही पूर्ति कर पाएंगे। वो अपना अपने मकान की व्यवस्था कर पाएंगे, कपड़े की व्यवस्था कर पाएंगे, ठीक है, रोटी की व्यवस्था कर पाएंगे। तो जब भाई ये अपने बेसिक सी चीजों में ही उलझे रहेंगे तो मार्केट में कैसे पैसा ज्यादा थ्रो करेंगे? जब मार्केट में पैसा ज्यादा थ्रो नहीं होगा तो कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। तो कृषि पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है दोस्तों, ये मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मौद्रिक विभ्रम होता है दोस्तों, एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए, और लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे दोस्तों आपको पूरी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको बिना कॉन्सेप्ट के क्लियर नहीं किया जा सकता है। ए टू जेड कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, पूरा दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स की नोट्स दी जा रही है,
साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एग्जाम करीब आएगा तो मैं करंट भी आपका दोस्तों कवर करा दूंगा। 11 साल का पूरा कंप्लीट आपको पेपर भी दे रहा हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों। 2 बैच अभी चल रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी की जो क्लास है वो 1 बजे से 2 बजे तक दिन में चलती है, और अगर जो आप इस टाइम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो बाद में भी देख सकते हैं, क्लास रिकॉर्डेड वहाँ पे मिल जाएगी। और जो दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी की क्लास है वो 11 बजे से 12 बजे तक चलती है, ठीक है। तो 2 क्लासेस चल रही हैं, झारखंड टीजीटी पीजीटी और दोस्तों साथ ही साथ उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को अगर जो नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की जो फीस है दोस्तों वो केवल और केवल 2000 रुपये है। 2000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर जो आप एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे कवर कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फीस जो है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं कोर्स को प्ले स्टोर से, या दोस्तों नीचे दिए गए नंबर पे आप 2000 रुपये पेमेंट करके क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए, तो मौद्रिक विभ्रम होता है, कब होता है भैया बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सी के तरफ क्यों जा रहे हैं भैया, सी के तरफ क्यों जा रहे हैं? और कोई महानुभाव जो सी के अलावा बोल रहा हो? ऑप्शन नंबर और कोई? तो देखिए दोस्तों, तब यह महत्वपूर्ण है जब स्फीति धीमी हो जाती है, अर्थात महंगाई धीमी होती है परंतु भागती स्फीति में यह समाप्त हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगला होगा, स्फीति की गति को प्रभावित नहीं करता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं दोस्तों, सी बोल रहे हैं, 1 और 4 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। तो मौद्रिक विभ्रम कब होता है? आपको इसमें क्या लगता है? आपको इसमें लग रहा है कि आप अमीर हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती है। तभी यह महत्वपूर्ण है जब स्फीति धीमी हो, मतलब महंगाई धीमी गति से बढ़ रहा होता है परंतु भागती स्फीति में यह समाप्त हो जाता है और स्फीति की गति को प्रभावित नहीं करता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि किन्स की अत्यधिक रुचि थी। किन्स साहब की रुचि अत्यधिक किसमें थी भैया? किन्स साहब की अत्यधिक रुचि किसमें थी बताइए। गलती होता है, कुछ लोग मांग प्रेरित और कुछ लोग लागत प्रेरित की बात करते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर ये होगा, गलती नहीं होना चाहिए, बच्चों वाली बात है भाई, कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति मतलब मांग में वृद्धि के कारण जो महंगाई आती है या वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है, इस मांग के कारण जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होता है तो इस प्रकार से जो महंगाई उत्पन्न होती है उसे क्या बोलेंगे, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है। मांग के कारण महंगाई बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है मांग? क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भैया मांग में भी वृद्धि आएगी। अगला प्रश्न, मौद्रिक भ्रम तब महत्वपूर्ण होता है जब, अभी हम लोगों ने देखा था ना, मौद्रिक भ्रम मतलब क्या, इसमें लगता है कि आप अमीर हो रहे हैं लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। जैसे जब हम लोग छोटे थे दोस्तों, तब 1 लाख रुपए की वैल्यू बहुत अलग थी। उस टाइम लगता था अरे 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा, लेकिन अब 1 लाख रुपए एक मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब लगता है छोटी सी चीज है कि नहीं। पहले आप 10 रुपए क्या होते हैं, जो लोग ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते होंगे वो लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि गांव में क्या लगता है, मेला लगता है। तो जब छोटे होंगे आप तो आपको आप 10 रुपए केवल आप मार्केट 10 रुपए आप केवल लेके जाते थे, और वहां पे क्या होता था कि 10 ही रुपए में पूरा दिन आप घूम देते थे मेले में, और उस 10 रुपए से इतनी चीजों को खरीद भी लेते थे कि आपको संतुष्टि मिल जाती थी। 10 या चलिए 20 रुपए ले लेते थे। लेकिन अब 10 रुपए में एक चाय बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप ये ना कहिए कि यार हम तो बचपन में बहुत गरीब थे, 10 रुपए में हमारा पूरा मेला हो जाता था, और अब जो है अब हम गरीब हैं, सॉरी अब हम बहुत अमीर हैं,
क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत पैसा है। ये हमारा और आपका भ्रम है। तब मुद्रा का मूल्य अलग था, अब मुद्रा का मूल्य क्या है, अलग है। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, मौद्रिक भ्रम तब महत्वपूर्ण होता है जब, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं, स्फीति धीमी होती है पर समाप्त हो जाती है जब भागती स्फीति होती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली उसमें स्लाइड में देखा था। देखिए, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे ना, वो बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, आप छोटे थे, 10 रुपए 15 रुपए में पूरा दिन भर मजा आ जाता था। ठीक है, 2 रुपए की टिकिया मिल जाती थी, 1 रुपए में 4 गोलगप्पे मिल जाते थे, 1 1.5 रुपए में गुब्बारे मिल जाते थे। हाँ ठीक है, तो काफी मजा आता था। बहुत सारे लोग उसका आनंद उठाए भी होंगे। 10 से 15 रुपए ले गए, 20 रुपए ले गए, पूरा दिन भर आसानी से घूमे, मजा आया। और एक उनका दोस्त भी होता था। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर, कि आय स्फीति से अभिप्राय है। आय स्फीति से क्या अभिप्राय है भाई, क्या उत्तर हो जाएगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय में वृद्धि से, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आय स्फीति से अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय में लोगों की क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न कारणों में से किसने मांग प्रेरित स्फीति नहीं होती है। ठीक है, मतलब मांग के कारण महंगाई कहाँ पे नहीं आती है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए भाई, बताइए। क्या उत्तर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी होगा ना, उच्चतर कर आरोपण। गलती क्यों, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, कंसंट्रेट क्यों नहीं हो रहे हैं। बजट घाटा से क्या आशा है, ये देखिए, इधर देखिए, बढ़िया है। उच्चतर करारोपण, जब भैया आप उच्च टैक्स लगा देंगे, तो एक आय का भाग तो सरकार के पास चला जाएगा। तो जब आय का भाग सरकार के पास चला जाएगा, तो इस स्थिति में पहले जितनी वस्तुओं की आप मांग कर रहे थे, अब उससे कम वस्तुओं की मांग करेंगे, क्योंकि अब पैसा आपके पास कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना। तो फिर सी की तरफ क्यों जा रहे हैं भाई, छोटी सी बात है, सी की तरफ क्यों जा रहे हैं। स्फीति का कारण क्या है, महंगाई का कारण क्या है, बताइए। स्फीति का कारण क्या है, ठीक है, तो महंगाई कब आती है, जब आपके आय में वृद्धि होती है, तो आप मांग भी बढ़ा लेते हैं। जब पैसा आपके पास होगा तो मांग करेंगे। बढ़ती हुई मांग के अनुरूप पूर्ति में वृद्धि न होना, मतलब जितना मांग है उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में भी आप मनमाना कीमत देने के लिए मार्केट में तैयार हो जाएंगे, जिससे महंगाई आ जाएगी। और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन होना, बात ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, कि यदि चालू कीमतों पर समष्टि भावी राशि को स्थिर कीमतों पर आकलित कर उसी सामग्री से भाग दे दिया जाए, तो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चालू चालू वर्ष की कीमतों का योग अपान दोस्तों क्या होता है, आधार वर्ष की कीमतों का योग। आधार वर्ष की कीमतों का योग, ये क्या होता है, कीमतों का एक सूचकांक होता है ना दोस्तों। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कीमत सूचकांक इज इक्वल टू चालू वर्ष में कीमतों का योग अपन आधार वर्ष में कीमतों का योग। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो या झारखंड से बिलोंग करते हो। दोनों बैच अलग अलग है। झारखंड की क्लास आपकी 11 बजे से होती है, अगर जो आप लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे तो बाद में रिकॉर्डेड भी वो मिल जाएगी।
और यूपी पीजीटी टीजीटी की क्लास जो है वो 1 बजे से होती है, तो उसकी भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे दोस्तों आपको ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स दिए जा रहे हैं सिंपल सटीक साधारण भाषा में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको दिए जा रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन बैंक आपके पास हो पाएगा। अपना इवेल्युएशन आप कर पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। एग्जाम करीब आएगा तो करंट मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा। 10-11 साल का पेपर मैं दे रहा हूँ। वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम, इट मीन एक बार एडमिशन लेते हैं तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी सब में आप हमारे साथ बने रहेंगे। वैलिडिटी आप कोर्स लाइफ टाइम की है। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की जो फीस है दोस्तों वो केवल और केवल 2,000 रुपये है। तो एडमिशन आप ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ झारखंड टीजीटी पीजीटी के भी बैच को प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ पे भी आपको क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर सब कुछ यहाँ पे भी आपको मिलेगा। एडमिशन ओपन है तो इसके लिए भी इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एडमिशन ओपन है। एडमिशन लेने के लिए आप केवल और केवल 2,000 रुपये दोस्तों पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से। और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। कोई भी अगर जो आपके पास इंक्वायरी है तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं ईमानदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर जो आप एप्लीकेशन पे सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, यूट्यूब पे आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बने हुए हैं, तो आपको कहीं भी इधर-उधर से कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको मेरे द्वारा दी जाएँगी। टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है, तो टेस्ट सीरीज़ दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं या ओनली 300 रुपीज़ पेमेंट करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का पूरा नोट्स भी है दोस्तों, तो नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। 500 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। और लेकिन दोस्तों जो कॉन्सेप्ट की क्लास में अगर कॉन्सेप्ट का बैच अगर जो आप ज्वाइन किए हैं या करते हैं तो आपको कोई भी अतिरिक्त कोई भी पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, ना ही नोट्स और ना ही टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट जैसे ही सेंड करेंगे वैसे ही आपको चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों का नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। अ, आज मैं आप लोगों का नाम नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि दोस्तों 9 बजे से क्लास चलने वाली है पॉलिटी की। तो मिलेंगे कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।